Hello everyone. Now in this video we will discuss about some more topics of biotechnology chapter 1. Now before starting topic, my dear students, one thing that I have to share with you. What is the difference between class teaching and online teaching? While in class we repeat one topic so many times, but in video it is not happening like that. अगर एक लाइन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है दैट वाई वी आर स्पीकिंग दीज लाइन्स अगेन एंड अगेन. सो इसमें आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर IQ. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको चीज़ें एक बार बताने से समझ आ जाती हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि एक बार वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर सुनेंगे, उसके बाद आप सेम कंटेंट को री वॉच करेंगे. लेकिन जो YouTube है उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, आप स्लो कर सकते हैं, आप फास्ट कर सकते हैं. सो 1.5x पे या 2x पे स्टार्टिंग में सुनने में अजीब लगता है, बट एक दो बार आप कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कवर 40 मिनट वीडियो इन जस्ट 20 मिनट्स. और दूसरा, जो पोर्शन आपको टिपिकल लगा है सिर्फ उस पोर्शन को आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं. सो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा. अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, हेडफोन आपने ईयर पे लगाया और उस दौरान भी आप उस वीडियो को सुन सकते हैं. बायो में क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स बायोलॉजी को लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. कुछ को चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ को बहुत देर से याद होती हैं. तो मेरा सजेशन है कि जिनको देर से याद होती है और अभी जिन्हें बायोलॉजी थोड़ा बॉर्डम सब्जेक्ट लग रहा है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि अभी वो स्ट्रिक्टली NCERT बुक को फॉलो करेंगे. वॉट एवर कंटेंट इज गिवन इन द बुक उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको लर्न करेंगे और कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में डेवलप करेंगे. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं, और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको भी आप आसानी से कर पाते हैं. एक बार आपको NCERT के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो याद अच्छे से हो जाती है, अब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. ध्यान रहे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो चीज़ें रिटेन रहती हैं तो ठीक है, नहीं रहती हैं तो भी ठीक है. आपको बेसिकली NCERT के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कई टॉपिक्स के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ PCR, polymerase chain reaction. Reaction means such type of process. Chain means जो लगातार हो रहा है, एक के बाद बार बार सेम प्रोसेस इज रिपीटेड. Polymerase means इस प्रोसेस के अंदर there is a polymerization. What is this technique? Polymerase chain reaction और PCR एक टेक्निक है जिससे एक पर्टिकुलर DNA सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में विदाउट यूजिंग लिविंग सिस्टम. क्यों मैंने लास्ट वर्ड यूज किया लिविंग सिस्टम? अभी हमने लास्ट वीडियोस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि रिकॉम्बिनेंट DNA की हम क्लोनिंग कैसे करते हैं. क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA को अगर हम होस्ट में क्लोन करेंगे तो उसके लिए हमें होस्ट चाहिए. उस DNA को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो DNA इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ. उसके बाद उन सेल्स को हम कल्चर करेंगे और मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे. लेकिन PCR इज ए प्रोसेस, इट इज ए लेबोरेटरी प्रोसेस, टोटली फ्री फ्रॉम लिविंग सेल. कोई लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है. लेबोरेटरी में DNA रेप्लिकेट करना एट ए वेरी फास्ट स्पीड इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. फास्ट स्पीड क्यों? यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई होगा. एम्प्लीफिकेशन है. यहाँ एक DNA रेप्लिकेट करके 2 कॉपीज बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8. अभी तो स्टार्टिंग में रेट धीरे है. अब मान लीजिए 200 कॉपी बन गई तो 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600. सो दिस प्रोसेस इज हैविंग वेरी हाई टर्नओवर नंबर. जो एम्प्लीफिकेशन है दैट इज डबल एट ईच स्टेप. So polymerase chain reaction means laboratory process to create multiple copies of DNA. अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो PCR का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे.
यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पीसीआर प्रोसेस में हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करना होता है और उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। बॉडी के अंदर ये काम कुछ एंजाइम्स करेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाय हेलिकेज एंजाइम। लेकिन लेबोरेटरी में हम एंजाइम यूज नहीं करते, लेबोरेटरी में हम हाई टेम्परेचर यूज करेंगे टू मेक द डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। सो पीसीआर में हमें टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर स्टेप पर टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा और इसका मतलब हमें एक ऐसा एंजाइम यूज करना है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पीसीआर में हमें एक ऐसा एंजाइम यूज करने की जरूरत है विच इज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये जो टेक्निक है पीसीआर की, दैट वाज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट कैरी मोलिस और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। और कैरी मोलिस का जो बेसिक वर्जन था वो बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है और उन्होंने कौन सा पॉलीमरेज यूज किया, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। देखो, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस इज ए बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग इन येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस। ये नेटिव है वहां का, येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएस में जो हॉट सल्फर स्प्रिंग है उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, थर्मस एक्वेटिकस। और ये जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव कर सकता है। और इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम है दैट इज टैग पॉलीमरेज। खास बात क्या है इस एंजाइम की, एक तो थर्मोस्टेबल है। थर्मा मीन्स हीट, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल है हाई टेम्परेचर पर। हाई फाइडेलिटी है, फाइडल का मतलब होता है वफादार, फाइडेलिटी का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो मिसमैच हैं उनके होने के चांसेस कम होंगे। मिसमैच मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेट होगा सो ए बाइंड विद टी, जी बाइंड विद सी, लेकिन कई बार क्या होता है मिसमैच पेयरिंग आर देयर, सो मिसमैच को अवॉइड करता है, उनके चांसेस कम से कम करता है। सो दिस इज हाईली फाइडल। फाइडल मीन्स वफादार, मीन्स ए के साथ टी को ऐड करेगा और जी के साथ सी को। इसके अलावा आज की डेट में कुछ और पॉलीमरेज भी इन यूज हैं, जैसे वेंट पॉलीमरेज। वेंट पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मोकोकस लिटोरेलिस। थर्मोकोकस लिटोरेलिस सेम फीचर रहेंगे, स्टेबिलिटी है हाई टेम्परेचर पर एंड हाई फाइडेलिटी है। वन मोर enzyme is PFU polymerase. It is isolated from bacteria Pyrococcus furiosus. Pyrococcus furiosus is having high stability at high temperature and high fidelity also. So सबसे पहले हमने पढ़ा है PCR laboratory technique to make multiple copies of DNA. जो एंजाइम हम यूज करेंगे उस एंजाइम को हम कहेंगे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई? बिकॉज दिस डीएनए पॉलीमरेज इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। किस लिए ज़रूरत है इस एंजाइम की? बिकॉज पीसीआर में जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है उसमें हमें टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा और अगर ज़्यादा करेंगे तो वो एंजाइम क्या हो सकता है, डीनेचर। तो हमारा अगर हम एंजाइम लेते तो वो एंजाइम वहाँ पर वर्क नहीं कर पाता, इसलिए हमने कहाँ से एंजाइम लिया है, बैक्टीरिया से, thermostable DNA polymerase. Now one by one we will discuss different steps involved in PCR. डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, डायग्राम की लेबलिंग आनी चाहिए। एच डायग्राम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी। सो डायग्राम की लेबलिंग आनी चाहिए, 3 स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मीन्स conversion of double stranded DNA into single stranded. डीनेचुरेशन वर्ड, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, और नेचुरल मीन्स नेचुरल स्टेट, रिमूवल ऑफ नेटिव और नेचुरल स्टेट।
मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले डीएनए इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगी और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होंगे, यहाँ हमने मीडियम में डाले हुए हैं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ध्यान रहे नंबर नहीं है, ये सेट्स है। एक प्राइमर इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एक प्राइमर इस डीएनए के। जैसे ये 5 to 3 प्राइम एंड है, तो इस पे प्राइमर जो है वो इधर ऐड होगा, और ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, तो इस पे प्राइमर इधर ऐड होगा। ना सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि प्राइमर होता क्या है। प्राइमर इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। प्राइमर इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा ओलिगोसैकेराइड। सो प्राइमर इज शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग फ्यू न्यूक्लियोटाइड। तो हम इसको क्या कहेंगे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। अब प्राइमर के अंदर जो सीक्वेंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी किसके, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। जैसे मान लीजिए हमें ये डीएनए एम्पलीफाई करना है, इस डीएनए में यहाँ जो सीक्वेंस है, 3 प्राइम एंड पे यहाँ और यहाँ जो सीक्वेंस है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगी प्राइमर के पास। जैसे मान लीजिए यहाँ G है तो प्राइमर में C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, और यहाँ A है तो यहाँ T होगा। 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला प्राइमर हमें सिंथेसाइज करना है। नाउ द रीजन अराइज कि 3 प्राइम एंड का ही क्यों करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। अब दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे एक स्ट्रैंड में मान लो ए है, तो नया जो सिंथेसाइज होगा उसके सामने क्या, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, टी, न्यूक्लियोटाइड ऑफ थायमीन। सो यहाँ पर होगा क्या, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। जब भी कोई नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 to 3। ये देखो यहाँ ऐसे चलेगा 5 to 3, ये भी देखो 5 to 3। तो प्राइमर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। ये डीएनए सेगमेंट हमें एम्पलीफाई करना है। जब सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ तो इसके 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और इधर भी 3 प्राइम एंड, यानी कि जो प्राइमर है उसमें जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी प्राइमर की वजह से, वो कैसे होगी, 5 to 3। अब द क्वेश्चन अराइज कि प्राइमर क्यों चाहिए। रीजन इज जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। कौन सा प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मींस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। ये मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ T है यहाँ A है, ये जुड़ा हुआ है, एक सिग्नल हमने जोड़ दिया है। उसके बाद ये C है, ये G है, ये C है, ये A, राइट। अब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 है, ये 5 है, ये तो मालूम ही है, डीएनए एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब क्या होगा, नया स्ट्रैंड 5 to 3 बनेगा, तो ये तो बेटा सिंथेसाइज होगा ऐसे ऐसे, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा वो सिंथेसाइज, एक आप समझ जाते तो दूसरा भी समझ जाएंगे, ये होगा ऐसे। नए स्ट्रैंड की ये डायरेक्शन क्या है, 5, यानी कि जो सिंथेसाइज हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, 5 to 3, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, 5 to 3। तो G के सामने आएगा C और C के सामने आएगा G और A के सामने आएगा T, ठीक है। अब हम देखते हैं हम बता क्या रहे थे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है।
अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो बेस एक्सपोज हो गए हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेकर डीएनए पॉलीमरेज ए के सामने किसका न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, थायामीन का, और साइटोसिन के सामने गुआनिन का, और गुआनिन के सामने साइटोसिन का। ये तो मैं बोल रही हूँ पॉलीमराइजेशन, जो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की दिक्कत क्या है, ये बिगिनिंग नहीं कर सकता। जैसे ए के सामने जो यहाँ पर जी के सामने जो सी आया है ये पॉलीमरेज कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत करनी थी वो डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाया। ये देखो, ये यहां पर क्या ऐड होगा, प्राइमर ऐड होगा इधर। ये देखो, दूसरा कलर लेते हैं, ये देखो, ये यहां प्राइमर है, ये प्राइमर ऐड हुआ 5 प्राइम एंड ऑफ न्यू स्ट्रैंड। नया जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है उसके 5 प्राइम एंड पर क्या ऐड होगा, प्राइमर। और अब ये कैसे चलेगा, 5 to 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक्सपोज किया हाई टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एंजाइम की दिक्कत क्या है, ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इलोंगेट करके दे दी है तो प्रोसेस को आगे इनिशिएट करके दे दिया है तो इलोंगेट करेगा। तो 5 प्राइम एंड पे हमें क्या ऐड करने की जरूरत है, प्राइमर। 2 तरह के प्राइमर हमें चाहिए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। एक जो इस स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एक जो इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो आई होप फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर की हेल्प से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। अब प्राइमर की अनीलिंग होगी, अनील का मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर। हमें कितने प्राइमर चाहिए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर का नंबर तो बहुत ज्यादा होगा, जितनी बार जितनी साइकिल को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही आपको प्राइमर्स चाहिए। जैसे 1 से 2 बन रहे तो आपको प्राइमर 2 चाहिए, लेकिन अगर 2 डीएनए है, 2 से 4 सिंथेसाइज करने हैं तो आपको 4 नंबर ऑफ प्राइमर चाहिए, लेकिन सेट तो 2 ही रहेंगे। तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर जो 5 प्राइम एंड पे जाकर अनील हो जाएंगे। अब जैसे ही प्राइमर अनील हुए, अब हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक तो हमने रिक्वायरमेंट बताई है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, और अब क्या चाहिए हमें, टैग पॉलीमरेज, और साथ में क्या चाहिए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी। आई होप ये आपको मालूम है, डीटीटीपी, टीएमपी, ये टीटीपी की फॉर्म में चाहिए हमें, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो एज ए रॉ मटेरियल आपको चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, लेकिन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। अब ये एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मैनर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया जी के सामने सी, सी के सामने जी, इस तरीके से प्राइमर जो डीएनए पॉलीमरेज है that will add nucleotide and finally DNA replication is completed. So 1 से 2 डीएनए बन गए हैं, और लगभग अगर ये साइकिल 30 टाइम्स अगर ये साइकिल रिपीट होती है तो आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1 बिलियन कॉपीज हैव बीन फॉर्म्ड। सच ए ह्यूज एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल हेयर इज। सिग्नल क्यों, ये भी अभी हम बात करेंगे। फिर देखते हैं एक बार क्या है, PCR लेबोरेटरी टेक्निक है टू रेप्लिकेट डीएनए, टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, हाई टेम्परेचर एक्सपोज करेंगे जिससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। उसके बाद हम प्राइमर की अनीलिंग करेंगे। यहाँ पर हमें टेम्परेचर थोड़ा कम करना है ताकि प्राइमर अनील हो सके। तो जैसे ही प्राइमर की अनीलिंग होगी, अब हमने इसमें क्या ऐड किया है, डीएनए के डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और साथ में एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सो इट विल कैरी आउट एक्सटेंशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। फिर अगर साइकिल रिपीट होगी तो सेम वैसे ही चलेंगे। 2 से फिर कितने सेगमेंट होंगे, 4, 4 से 8, 8 से 16। सो ए वेरी हाई रेट ऑफ एम्प्लीफिकेशन इज देयर। अब आगे हम इस टेक्निक का सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं कि डिजीज डिटेक्शन में और HIV के लिए भी, जेनेटिक डिजीज के लिए भी, ट्यूमर के लिए भी हम HIV का यूज इसका PCR का यूज कर रहे हैं। इवन आज की डेट में जो डिजीज है कोविड-19, उसके भी टेस्ट के लिए हम रियल टाइम PCR जो है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR हम यूज कर रहे हैं। सो उसका प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे, बेसिक हम यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे पता लगेगा।
मान लीजिए आपने किसी पर्सन का ब्लड लिया और उस ब्लड में कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई है और उसका हमने डीएनए आइसोलेट किया। आपके पास सपोज एक ही कॉपी है। अब आप क्या करेंगे, इस सैंपल डीएनए जो ब्लड सैंपल आपने लिया उसमें जो भी डीएनए है, आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है वो डीएनए आपने लिया, मतलब वो सैंपल लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाई किया। हाउ वी आर एबल टू नो, जनरली जितनी भी हमारी बेसिक टेस्टिंग्स हैं वो कंपोनेंट को कब बताती हैं, जब वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हो। सेंसिटिविटी टेक्निक की ज़्यादा नहीं है। जैसे कई बार आप कभी गए हो, आपको फीवर है तो डॉक्टर ये स्टार्टिंग में नहीं कह पाते हैं कि मलेरिया फीवर है या टाइफाइड है या आपको वायरल फीवर है। रीज़न है कि स्टार्टिंग की स्टेज में सभी के सिम्टम्स सेम हैं और अभी पैरासाइट का नंबर ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फर्दर टेस्टिंग करेंगे कि वो बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रेजेंट है या नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो प्राइमर है उसको हम रेडियो लेबल्ड करते हैं। प्राइमर को क्या करेंगे, रेडियो लेबल। तो जितने भी डीएनए यहाँ पर नए बनेंगे सब में क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर वो रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है। ऑटो रेडियोग्राफी मतलब जब हम एक्सरेज एक्सपोज करेंगे तो हम इस टेक्निक से ये पता लगा सकते हैं कि उसमें डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है, या टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। सो दिस इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में बेटा क्या चाहिए, चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एनीलिंग में चाहिए आपको 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर जो है वो स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड हैं। किस लिए चाहिए प्राइमर, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन की शुरुआत नहीं कर सकता। स्टार्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर, सॉरी डीएनए प्राइमर। वाई आरएनए प्राइमर, बिकॉज माइंड में चल रहा था कि मुझे ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। सेल के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जब सेल के अंदर होती है तो प्राइमर बेटा डीएनए का सेगमेंट नहीं होता, प्राइमर इज एक्चुअली आरएनए। यहाँ पर आरएनए बनता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए को हम प्राइमर कहते हैं। बाद में जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है इस प्राइमर को यहाँ से रिमूव करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और फिर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एडिशन होती है। कहने का मतलब पीसीआर में जो प्राइमर है वो तो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जबकि नॉर्मल जब सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें प्राइमर क्या है, सेगमेंट ऑफ आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, कौन से एंजाइम यूज करेंगे, थर्मस एक्वाटिकस, कौन से स्टेप में चाहिए, एक्सटेंशन में चाहिए, इस तरीके से आपको लर्न करना है। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, हाई टेम्परेचर हमें चाहिए स्टेप नंबर 1 पर, टू मेक द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है, ध्यान रहे सभी सिग्निफिकेंस एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो इजीएस्ट 1 से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 आगे की स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे। आपको हर वक्त याद होना चाहिए, फर्स्ट वन दिस वन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की हेल्प से एक विक्टिम का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया। मान लीजिए क्राइम साइट से आपको जो भी सैंपल मिले हैं, जैसे मान लीजिए हेयर फॉलिकल्स हैं या सलाइवा है या सीमन भी मिल सकता है, ब्लड है, कुछ सम स्किन झगड़े के दौरान स्किन भी फट जाती है तो स्किन के पीसेज हैं, तो वो जो डीएनए मिला है वो बहुत कम है। तो उसमें क्या करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले हम डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कौन करता है, पीसीआर। अब देखो सेंसिटिव का मतलब क्या है, कम से कम अमाउंट में अगर डीएनए प्रेजेंट है तो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी। क्यों, क्योंकि अगर डीएनए कम है तो कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, हमारे पास पीसीआर है, हम पीसीआर से डीएनए को क्या करेंगे, एम्पलीफाई। ऐसा ही जीन क्लोनिंग में, इस चैप्टर में भी हम पीसीआर पढ़ रहे हैं। वाई,
बिकॉज ये पीसीआर हेल्प करेगी टू एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने पीछे बात की, फॉरेन डीएनए लिया, वेक्टर डीएनए लिया, दोनों को जोड़ा, तो बेटा हमें वेक्टर डीएनए भी बहुत सारे चाहिए, फॉरेन डीएनए भी। आप एक सेगमेंट को लेकर प्रोसेस थोड़ी करेंगे, हो सकता है वो ज्वाइन हुआ नहीं हुआ। सो लार्ज अमाउंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर टेकन। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी में भी पीसीआर का यूज है। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर भी मान लीजिए किसी सेल का अगर डीएनए लिया है तो पहले हम उस डीएनए को क्या करेंगे, एम्पलीफाई, और फिर हम उसको डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज करेंगे। इसके अलावा जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, या और डिजीजेज हैं जो जीन में म्यूटेशन की वजह से हैं, उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि पीसीआर की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल जीन है और ये म्यूटेटेड जीन है। अलग अलग डिजीज के लिए मार्केट में अलग अलग पीसीआर किट्स अवेलेबल हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए भी हम पता लगा सकते हैं, एचआईवी के लिए भी रूटीन टेस्ट है, डेंगू के लिए भी अगर बाई चांस किसी को हुआ हो घर में, या बेटर है ना हो तो अच्छा है, बट आई एम शेयरिंग एग्जांपल क्योंकि हमारे घर में हमारे बेटे को ही हुआ था, तो देन आई सॉ द जो किट है उसके ऊपर लिखा हुआ था RT-PCR। सो डेंगू के लिए भी RT-PCR है। अभी कोविड-19 के लिए भी अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो तो वहाँ पर भी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR की बात हो रही है। सो डिफरेंट डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज है। इसके अलावा म्यूटेशंस अगर पर्सनस में हैं, या कैंसर, डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। वॉट एवर सिग्निफिकेंस आर देयर, सभी सिग्निफिकेंस का एक ही मेन बेस है कि यहाँ पर हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई, और उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर डीएनए बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। Just see this. This is RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. कहाँ पर करेंगे, अगर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर क्या है, आरएनए, तो सबसे पहले हम उस आरएनए को किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमने कल भी पढ़ा था एचआईवी में लास्ट वीडियो में। और अब उस डीएनए का क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन। और ध्यान रहे यहाँ पर भी हम प्राइमर कैसा लेंगे, रेडियो लेबल्ड। तो उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन द सेल और नॉट। क्वांटिटी भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे शुरू में मान लो हमने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, उसमें आरएनए बहुत सारे हैं, तो बेटा कुछ साइकिल्स के बाद जो डीएनए बनेंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, बिकॉज एक आरएनए, अगर मान लो 4 आरएनए हैं तो 4 डीएनए बने, और उससे फिर 8 डीएनए बनेंगे, और एक है तो एक, और फिर 2, ऐसे, राइट। सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि माइक्रोब का कंसंट्रेशन बॉडी में है या नहीं है, और है तो कम है या ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट डिस्कसिंग वेरी इजी टॉपिक। अब आप समझिए, ये टॉपिक एकदम बीच में आ गया है, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है हमारे पीसीआर और इसमें। तो अभी हम आपको लेकर चलते कहाँ, जहाँ हमने छोड़ा है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आपने क्या कर चुके हैं, आप कर चुके हैं होस्ट सेल में आपने आरडीएनए एंटर करा दिया है, और आपको ये पता चल गया है कि ये रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। एग्रीड। क्लोनिंग वेक्टर जो हमने पढ़ा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या बी गाल, तो वहां से हमें ये पता चल चुका है कि ये सेल हमारी मॉडिफाइड है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये इतना लंबा प्रोसेस हमने क्यों किया है, क्योंकि जो जीन डाला है अब हम बड़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो प्रोटीन हमें मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल को हम कल्चर करेंगे। सबसे पहले लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे कल्चर करेंगे, और फिर उससे हम वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम यूज करके देखेंगे, ट्रायल करके देखेंगे कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर में आजकल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके बारे में आ रहे हैं कि ट्रायल हो रहे हैं, पहले एनिमल्स पे हुआ है, अब कुछ वॉलंटियर ह्यूमन बींग्स पर होगा। तो इसी तरह बेटा जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन।
आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन बना है उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया अगर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है तो वो जो इकोलाई के अंदर इंसुलिन बना है उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और हीट्रोलोगस होस्ट, क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो सबसे पहले हमने सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और अब हमने कल्चर प्लेट पर पता भी लगा लिया है कि ये हमारी रिकॉम्बिनेंट है। तो सबसे पहले हम उसको लेबोरेटरी स्केल पर कल्चर कर कर देखेंगे, उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो यूजफुल है या नहीं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज कॉन्टिन्यूअस कल्चर। और हाई लेवल पे अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, जैसा कि नाम है, ओपन कल्चर सिस्टम है जहां पर एक साइड से हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे और साथ साथ जो प्रोडक्ट बना है उसको निकालते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए ये हमारा कल्चर वेसल है और इसमें हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं जो भी फूड और रिक्वायरमेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लगातार बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा जो रॉ मटेरियल है उसकी अमाउंट कम होती जाएगी, बिकॉज सेल रॉ मटेरियल को क्या करने लगेंगी, यूज करने लगेंगी, और इस सेल का जो नंबर है वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा, और ये वेसल भी हमारा भर जाएगा और हो सकता है न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे कंज्यूम हो जाएं और फिर उन सेल की क्या होने लगे, डेथ। तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम एक ओपन कल्चर सिस्टम है जहां पे हम माइक्रोब्स को किस तरीके से कल्टीवेट करेंगे कि फ्रेश स्टरलाइज्ड मीडियम हम डालेंगे एक कांस्टेंट रेट से और साथ साथ प्रोडक्ट भी हम उसी रेट से निकालते रहेंगे। बेनिफिट क्या होगा कि जो सेल्स है हमारी वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में रहेंगे। एक्सपोनेंशियल फेज मींस वेरी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम अपनी रिप्रोडक्शन की एज में रहेंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, लार्जर बायोमास मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट। इसके बाद मैंने ऊपर लिखा है फेड बैक कल्चर। दो तरह के कल्चर हैं ये, एक तो होता है फेड बैच कल्चर और एक होता है बैच कल्चर। बैच कल्चर क्या होता है, एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर के उल्टा है बैच कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से सबस्ट्रेट को ऐड कर रहे हैं, दूसरे साइड से प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, तो हमें वो सिस्टम हमारा कई घंटों तक लगातार चलता रह सकता है। और अगर हमने उसको अच्छे से जो है सेटअप कर दिया है कि कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए कितनी देर में और कितनी सेल्स को निकालने की ज़रूरत है, तो और लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। ऑल दिस इज़ वेरी साइंटिफिक, बिकॉज हर वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कल्चर है वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से सेल्स की डेथ नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमें बराबर उसी तरह का मिलना चाहिए जैसा हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है। सो कॉन्टिन्यूअस कल्चर में तो क्या होगा कि रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट को निकालते रहेंगे। बैच कल्चर में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। बैच कल्चर में क्या होता है कि बैचेज में फर्मेंटेशन, जो भी प्रोसेस है फर्मेंटेशन है, या क्योंकि बायोरिएक्टर वगैरह फर्मेंटेशन में भी यूज होते हैं, कल्चरिंग वगैरह फर्मेंटेशन में भी यूज होती है। तो जो भी प्रोसेस है हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का कल्चर करने का जो प्रोसेस है, इसमें बैच कल्चर में खास बात क्या है कि पर्टिकुलर बैच में हम कल्चरिंग करेंगे और कल्चर के लास्ट में ही हम प्रोडक्ट को एक साथ निकालेंगे, बार बार कल्चर को नहीं निकालेंगे। अब फेड बैच कल्चर क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन है बैच कल्चर का। प्रोडक्ट तो हम लास्ट में ही निकालेंगे लेकिन बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर खाना देते रहेंगे। सो फेड बैच कल्चर क्या है, ये एक या एक से ज़्यादा जो सबस्ट्रेट्स हैं वो बायोरिएक्टर में, ये वेसल होता है जिसमें हम कल्चर करेंगे, लगातार ऐड करते रहेंगे, और लेकिन प्रोडक्ट को हम लास्ट में ही निकालेंगे। पेनिसिलिन और ईस्ट अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, जैसे सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, और ब्रीवर्स ईस्ट भी है, ये बेकर्स ईस्ट भी है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फेड बैच कल्चर का यूज करेंगे। और पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से मिलती है, तो इसके लिए भी हम
फेड बैच कल्चर प्रोसेस का यूज करते हैं। तो जो कल्चरिंग है वो सबसे पहले तो लेबोरेटरी लेवल पर होगी। लेबोरेटरी लेवल पर ओके होने के बाद इंडस्ट्रियल लेवल कल्चरिंग है। इंडस्ट्रियल लेवल कल्चरिंग में बेसिकली हमने दो पढ़े, एक कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, एक फेड बैच कल्चर सिस्टम, सॉरी बैच कल्चर सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम मीन्स एक साइड से प्रोडक्ट को हम निकालते रहेंगे और दूसरे साइड से सबस्ट्रेट को ऐड करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि कल्चर हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा और जो सेल्स की ग्रोथ है वो मैक्सिमम रेट से होगी और ज़्यादा बायोमास हमें कम टाइम में मिलेगा। बैच कल्चर क्या है कि एक बार हमने न्यूट्रिएंट्स डाले, उसको कुछ टाइम तक रखा, उसके बाद प्रोडक्ट को निकाला, फिर सब कुछ, फिर नया सॉल्यूशन डाला हमने, नया फूड मीडियम डाला, नई सेल्स डाली, फिर उनको मल्टीप्लाई कराया, फिर निकाल लिया। यानी कि जो कल्चरिंग है वो बैचेस में हो रही है। बैच कल्चर का ही एक मॉडिफाइड रूप है फेड बैच कल्चर। फेड बैच कल्चर में क्या है, प्रोडक्ट तो हम लास्ट में ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर वेसल है उसका साइज बढ़ा लेंगे, सबस्ट्रेट को लगातार बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। सबस्ट्रेट के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी अगर एनवायरनमेंट एरोबिक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम फुलफिल करते रहेंगे। तो इससे भी बेनिफिट क्या होगा कि प्रोडक्ट हमें लार्ज लेवल पर मिल सकता है। कौन सी जगह कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे दैट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और जो ऑर्गेनिज्म वहां पर हमने यूज किए हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट के अकुमुलेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म को खुद रिस्क हो जाता है। तो इस केस में हमें प्रोडक्ट को ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हमें थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करके निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो टॉक्सिसिटी लेवल होगा और उससे उन सेल की क्या हो सकती है, डेथ। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे, मान लीजिए कोई बड़ा वेसल है और उसमें आप प्रोडक्ट बार बार प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं लेकिन कल्चर सिस्टम ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर शेकिंग का मैकेनिज्म भी होता है, आपको उसे बार बार एजिटेट करना होता है। तो हो सकता है कि जो आपका एजिटेटर है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कल्चर को ये अच्छे से रोटेट ना कर पाए, शेक ना कर पाए। तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके जो वेसल है, कल्चर वेसल है, उसमें काफ़ी हद तक वेरी कर सकती है। उससे भी क्या होगा कि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ऑल दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। आपके लेवल पे आपको जस्ट इनकी मीनिंग पता होने चाहिए कि किस किस तरह के कल्चर सिस्टम है। ये देखिए ग्राफ हमने कुछ पहले भी पढ़ा है, एस फेज ग्रोथ के अंदर हमने पढ़ा है, कुछ पार्ट उसी से रिपीट हो रहे हैं। बैच फर्मेंटेशन में क्या है कि हमने कल्चर मीडियम डाल दिया, अब बेटा सबस्ट्रेट तो हमने ऐड कर रखा है, शुरू में सेल्स हमने कम ली हैं, धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ेगा तो शुरू में ग्रोथ कम होगी, लैग फेज, फिर उसके बाद एसिलरेशन थोड़ा बढ़ेगी, फिर ये देखो ये लॉग फेज के बाद होगी फेज ऑफ डेसिलरेशन, और डेसिलरेशन के बाद स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद क्या होगा, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 0 हो गई है, बर्थ और डेथ बराबर हो गई है। अगर इसके बाद भी कल्चर सिस्टम आगे चलता रहता है तो क्या होगा, अब बैक्टीरिया की या जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी क्या होने लगेगी, डेथ। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज में ही फर्मेंटेशन को बंद कर देते हैं, प्रोसेस को बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ताकि बैक्टीरिया की डेथ ना हो। जो डेथ फेज है वो हमने समझाने के लिए ली है कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन हमें ये डेथ थोड़ी करानी है, हम यहां तक रखेंगे उसको, और उसके बाद नेक्स्ट बैच इज कैरिड आउट इन द सेम वे। नेक्स्ट topic which I will discuss is bioreactor। पीछे हमने कल्चरिंग की बात करी, कल्चर प्रोसेस के बारे में डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। अब कल्चर करने के लिए जिस वेसल की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी तो उसे हम कहेंगे बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या हैं, दीज आर द लार्ज साइज्ड वेसल्स जिनमें हम लगभग कुछ 100 से 1000 लीटर तक का जो कल्चर है उसको प्रोसेस कर सकते हैं।
और जो प्रोडक्ट है उसको हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन्स हैं या एंटीबायोटिक्स है जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा स्केल पर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स जो हैं दे आर अवेलेबल। मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर जो हैं दे आर ऑफ स्टर्ड टाइप, और आपके सामने जो दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं वो स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर है। स्टर्निंग का मतलब होता है हिलाना, उसको शेक करना। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर। जो स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पाज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पाज्ड का मतलब होता है बेटा छिड़काव, स्प्रे करना। इस केस में क्या है, जो सेकेंड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है इसमें हम ऑक्सीजन का स्प्रे करेंगे। अभी बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सबसे पहले हम बायोरिएक्टर पढ़ते हैं। ये देखिए, बायोरिएक्टर का जो बेस है वो फ्लैट ना होकर कॉनिकल है। क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने कभी नोट किया हो घर में, जैसे जो लोग पशु रखते हैं या दूध से दही से छाछ बनाते हैं, तो वो बर्तन भी नीचे से इस तरह का होता है। बेनिफिट क्या होगा कि ये जो आपका स्टरर है वो नीचे तक जा सकता है और अच्छे से जो भी मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी मिक्सिंग कर सकता है। सो जो इनका जो सिस्टम है वो जो बेस है दैट इज नॉट फ्लैट, दैट इज काउड। इसके बाद इनमें पीएच कंट्रोल नोब है, टेम्परेचर कंट्रोल नोब है, स्टरलाइजेशन के लिए भी स्टीम का प्रोविजन है। जैसे जैसे हम बार बार मटेरियल को एजिटेट करेंगे, शेक करेंगे, तो हमें मालूम है झाग बनते हैं, फोम बनते हैं, तो फोम को ब्रेक करने के लिए भी सिस्टम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन डिलीवरी का भी सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि अगर सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो जो एरोबिक सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। सो स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर्स के अंदर सो मैनी फैसिलिटीज आर देयर। पीएच कंट्रोल नोब है, टेम्परेचर कंट्रोल नोब है, एजिटेशन सिस्टम है। एजिटेशन सिस्टम का काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग करना। अगर किसी वजह से एजिटेटर काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा, जो सेंटर है हमारा, जो बायोरिएक्टर का जो सेंटर है वो ऑक्सीजेनिक हो जाएगा, बिकॉज हमें मालूम है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है वो वाटर में कम होती है। तो अगर हम शेक नहीं करेंगे तो सरफेस पर ही ऑक्सीजन रहेगी और जो सेंटर है वो ऑक्सीजेनिक हो जाएगा, जिससे जो सेल्स हैं उनकी क्या होगी, डेथ। तो वी हैव टू टेक केयर कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अच्छे से काम करे और एजिटेशन सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क करे। अगर एजिटेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है इट विल लीड टू डेथ। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की वजह से भी क्या होगा, डेथ। स्टरलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो दूसरे जो माइक्रोब हैं वो आकर यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। सो सैम्पलिंग पोट्स भी होते हैं। सैम्पलिंग पोट्स का बेनिफिट क्या है कि बीच बीच में हम कल्चर को, अगर जैसे कॉन्टिन्यूस कल्चर में हमने कहा था कि कल्चर को हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर हम पीरियोडिकली जो कुछ कल्चर है, जो प्रोसेस्ड कल्चर है, उसको हम निकाल भी सकते हैं। सो दिस इज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो एयर की फॉर्म में होगी। यहाँ पर हम ऑक्सीजन को स्प्रे करेंगे। स्पाज्ड का मतलब होता है छिड़काव करना। तो स्पाज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में बेनिफिट क्या होगा कि एयर बबल्स बनेंगे और एयर बबल्स का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, वो ज़्यादा बेटर होगा किसमें, स्पाज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एज कंपेयर टू सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। एक चीज़ और भी है यहाँ पर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बायोरिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम इन्हें एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में भी ग्रो करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमने प्लाज्मिड को ट्रीट किया था BAM-H1 से, तो टेट्रा वाला जीन इनएक्टिव हो गया, एमपी का है, तो जो हमारी रिकॉम्बिनेंस है वो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर पाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कल्चर को प्रोसेस करेंगे तो उस कल्चर के अंदर भी हम क्या डालेंगे, एम्पीसिलिन। वो ही बैक्टीरियल सेल ग्रो कर पाएंगी जिनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंसी है।
है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पहले से मालूम है कि हमने कौन सी सेल सेलेक्ट की थी जिनमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंसी है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करते हैं तो हमने कहा कि बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड है वो डिवाइड करेगा और हर सेल में जाएगा, लेकिन इस दौरान क्या होता है, क्योंकि कल्चर मीडियम में मोस्ट फेवरेबल कंडीशन और बैक्टीरियल सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड नहीं होता। अब जिस बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड नहीं होगा उसमें डिवीजन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया के पास है तो वो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ध्यान रखो, प्लाज्मिड का जब डीएनए रेप्लिकेट होगा उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो न्यूक्लियर डीएनए के अलावा सेल को प्लाज्मिड डीएनए को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। अब किसी सेल ने मान लीजिए डिवीजन के दौरान बाय चांस प्लाज्मिड लूज कर दिया है, अगर किसी सेल के पास प्लाज्मिड नहीं है तो क्या होगा, उन बैक्टीरियल सेल की जो डिवीजन है वो फास्ट होगी। अब वो देखो हमारे लिए नेगेटिव में जाएगा। हमने तो कल्चर सिस्टम ये सेटअप करके ये सोचकर सेटअप किया है कि हमें बहुत सारा इंसुलिन मिलेगा, लेकिन हम बाद में क्या देखते हैं कि बहुत सारे इकोलाई के पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है। तो उससे पॉइंट निकल कर आया कि इस कल्चर मीडियम को हम कहाँ, इस कल्चर मीडियम के अंदर हम क्या डालेंगे, एंटीबायोटिक सब्सटेंस, ताकि वो ही बैक्टीरियल सेल ग्रो कर पाए जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी है। यानी कि बाय चांस जिन कुछ सेल्स ने प्लाज्मिड लूज कर दिया है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगी, और जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है उसमें वो ही सेल्स रहेंगी जो रिकॉम्बिनेंट है और जो हम कल्चर करना चाहते हैं। Here we have to discuss two terms. One is downstream processing, one is upstream processing. अब मान लीजिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन। दिस इज फर्मेंटेशन, दिस इज बायोरिएक्टर जहाँ पे हमने लार्ज स्केल में कल्चर को प्रोसेस किया है। अब क्या करेंगे, अब इन सेल्स से जो भी प्रोटीन या जो भी प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस हुआ है उसको सेपरेट करना, प्योरीफाई करना और इस फॉर्म में लेकर आना कि मार्केट में वो अवेलेबल हो। उसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, और अगर ड्रग्स हैं तो उस केस में सूटेबल जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कैरी आउट करना, ताकि जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग के लिए रेडी है। तो इस सब प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फर्मेंटेशन के बाद सेल को किल करके प्रोडक्ट को निकालना, प्योरीफाई करना, प्रिजर्वेटिव ऐड करना, अगर ह्यूमन यूज कर रहा है उसको हमें लगता है कि एलर्जी वगैरह कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है तो क्लिनिकल ट्रायल्स करना, ये सब क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टार्ट करना इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज लेवल पे, जिसमें हम रॉ मटेरियल ऐड करेंगे और हमें उस बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेन चाहिए और पीएच मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट सेल को कल्चर करने के लिए चाहिए उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो फर्मेंटेशन से पहले अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और फर्मेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। Recombinant proteins. Recombinant proteins means proteins produced by genetically modified organism by the process of rDNA technology. Actually क्या है कि different type of recombinant proteins are produced by लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद क्या है कि जो एज ए मेडिसिन या एज ए टू ट्रीट सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आर यूज्ड। और एज पर एनसीईआरटी बुक हम यहाँ पे डाटा दे रहे हैं कि जो 12 जो प्रोटीन्स हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इंडिया के अंदर अप्रूव्ड हैं, उसमें से हम कुछ की लिस्ट दे रहे हैं, कुछ आपको लर्न करने हैं, बाकी आपकी अपनी विश है वेदर यू वांट टू लर्न और नॉट। लेकिन जो बुक में है, जैसे सबसे पहला है इंसुलिन। इंसुलिन
हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई, ह्यूमुलिन कहा गया, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि इससे इंसुलिन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, और अगर पर्सन में इरिथ्रोपोएटिन की कमी है तो आरबीसीज का नंबर कम रहेगा, पर्सन को एनीमिया रहेगा। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इरिथ्रोपोएटिन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कंस्ट्रक्ट की गई है। अब अगर हम इस टेक्निक की बात करें तो हाउ दिस वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड, इसमें हमने क्या किया, जीन विच कोड फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन, जैसे जिससे हमारी बॉडी हेपेटाइटिस बी वायरस को पहचानती है कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, उस एंटीजेनिक प्रोटीन के जीन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस प्रोटीन को, कोडिंग जीन को कहाँ डाला, ईस्ट में, और अब वो ईस्ट क्या है, बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है कल्चर मीडियम में, और अब वो ही एक्चुअली किसका काम कर रही है, वैक्सीन का। सो रिकॉम्बिनेंट सरफेस बेस्ड एंटीजन है ये, एंटीजन कोडिंग जीन विच कोड फॉर एंटीजन, उसको हमने मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस किया, एंड नाउ दीज प्रोटीन्स आर बीइंग यूज्ड एज ए वैक्सीन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल से कम रहती है। अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो इन बच्चों को हम ये हार्मोन्स दे सकते हैं जिनके से इनकी हाइट बढ़ जाए। इंटरल्यूकिन्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे किडनी की जो सेल्स है उनमें जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। बाकी ये 4 आपको पढ़ने हैं यहाँ तक। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर के लिए है। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसीज की टाइप है, ये मैक्रोफाज और ग्रेन्युलोसाइट दोनों को स्टिमुलेट करेगा। इंटरफेरोन वायरस के अगेंस्ट भी हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज हो रहे हैं। इंटरफेरोन 2 अल्फा, इंटरफेरोन गामा, यानी कि इंटरफेरोन अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं, डिफरेंट डिजीजेज में हैं। इन्हें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं, बिकॉज बुक में एज सच नहीं है, क्योंकि बुक में नाम गिवन है कि 12 प्रोटीन्स हैं तो वो हमने थोड़ा लिख दिया। इसके बाद ये आपको लर्न करना है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोट बस्टर का काम करेगा, ये एंजाइम क्लोट को डिसोल्व करता है। क्लोट एक्चुअली फाइब्रिन प्रोटीन की बनी होती है, तो ये फाइब्रिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, डिग्रेड करेगा, तो जिससे क्लोट डिसोल्व हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई है वो क्लियर हो जाएगी। तो अगर किस केस में देते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, डेथ ऑफ, ये +1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, डेथ ऑफ सम सेल्स ऑफ हार्ट ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो हार्ट अटैक की जो है स्टेज है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसे आप स्किप कर सकते हैं। दिस यू हैव टू लर्न। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए के लिए है। जेनेटिक डिजीज है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है वो एंटी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए देते हैं। टेरिपेराटाइड, this is for osteoporosis. Osteoporosis means disease which is related with bones, जिसमें bones की density कम हो जाती है। ये फीमेल में आफ्टर मीनोपोज ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और टॉपिक है हमारा वेरी इजी वन बट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। RDNA टेक्नोलॉजी के लिए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे आइसोलेट करोगे। सबसे पहले जो सेल है उसकी हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लांट सेल है तो उसको ट्रीट करेंगे सेलुलेज से। बैक्टीरियल सेल है उसे हम ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से। फंगल सेल है उसे हम ट्रीट करेंगे काइटिनेज से। क्या होगा, सेल वॉल इज रिमूव्ड। इसके बाद हम सेल्स को सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब रोटेशन एट ए वेरी हाई स्पीड। तो जैसे हम सेल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम DNA को आइसोलेट कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि न्यूक्लियस में जो DNA है दैट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स।
एंड आरएनए बिकॉज हो सकता है कुछ जगह ट्रांसक्रिप्शन चल रही हो, तो सम आरएनए इज ऑल्सो देयर। सो डीएनए को प्रोटीन और आरएनए से सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे एंजाइम्स, राइबोन्यूक्लिएज एंड प्रोटीएज। राइबोन्यूक्लिएज आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सो आरएनएज एंड प्रोटीएज आर यूज्ड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डीएनए है वो प्रोटीन और आरएनए से फ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल डालते ही डीएनए पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डीएनए है दैट, देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो किया है हमने टेस्ट ट्यूब में, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब है जो पीपीटी की फॉर्म में डीएनए आया है, ये किसी ग्लास रोड पे या जैसे बुक में अगर हम डायग्राम देखें तो वो एक रिंग सी बनी हुई है, उसके चारों तरफ स्टिक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे spooling. So DNA spooling means method of obtaining DNA in form of spool over a glass rod. So this is the process how to isolate DNA from plant, fungal or bacterial cell. In this slide we will discuss the story about construction of first recombinant DNA. और यहाँ पर हमें थैंक्स करना चाहिए दो साइंटिस्ट को जिनके एफर्ट की वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, दैट हैज़ बिकम पॉसिबल। और ये दो साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनली नॉर्मन कोहन। हर्बर्ट बॉयर काम कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर। उन्होंने देखा कि इकोलाई बैक्टीरिया में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो बैक्टीरियल डीएनए को या किसी पर्टिकुलर डीएनए को एक स्पेसिफिक एंड से कट कर रहे हैं। कोहन प्लाज्मिड पर काम कर रहे थे और उन्होंने ऐसी टेक्निक डिवाइस की कि किस तरीके से प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा जा सकता है। और जब ये दोनों साइंटिस्ट पास आए और इन्होंने अपने आइडियाज को शेयर किए तो क्या रिजल्ट आया, आर प्लाज्मिड। कैसे? कोहन एंड बॉयर ने पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया 1972 में। उन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड डिजीज कोज करता है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और किसी दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिए। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्लाज्मिड फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ अनदर बैक्टीरिया। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट किया, उसके बाद उनको जोड़ा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो जो आर प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट हुआ, दैट आर प्लाज्मिड वाज हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इस आर प्लाज्मिड को उन्होंने किस में इंट्रोड्यूस किया, इकोलाई में, एंड देन दे ट्राई टू कल्चर इकोलाई। सो विद द रिजल्ट जो इकोलाई है दैट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड नाउ दैट इकोलाई वाज हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA. Recombinant DNA means DNA from two different sources.